फार्माकोडायनेमिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तीन चीज़ों के ऊपर: डिसेंसिटाइजेशन, डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ये टॉपिक समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग क्रोनिक थेरेपी करते हैं या क्रोनिकली किसी ड्रग को यूज़ करते हैं तो उनका इन तीन फिनोमेना के साथ ज़रूर वास्ता पड़ता है, और क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को समझे। डिसेंसिटाइजेशन पर हम आखिर में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेल है, तो इस सेल में जो रिसेप्टर्स का है इसकी तीन प्रोसेसेस होते हैं। एक तो ये रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, ये नीचे की तरफ आते हैं। सेल खुद बवक्त ज़रूरत इसको या इंटरनलाइज करता है या इसको अपने सरफेस के ऊपर शो करता है, एक्सप्रेस करवाता है। दूसरा, ये जो रिसेप्टर्स अंदर आते हैं तो लाइजोसोम में ये डिग्रेड हो रहे होते एट अ टाइम, या डैमेज या ये डिग्रेडेशन भी इनकी हो रही होती है। और तीसरा जो प्रोसेस हो रहा होता है रिसेप्टर्स का, वो होता है जीन्स जो होते हैं वो न्यू रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो सेल में जो रिसेप्टर्स का फिनोमेना है, तो एक वक्त पर ये तीन चीजें हो रही होती है। नए रिसेप्टर्स बन रहे होते हैं, पुराने रिसेप्टर सेल में इंटरनलाइज हो रहे होते हैं, या उनकी डिग्रेडेशन भी हो रही होती है। तो ये तीन चीजें समझने के बाद हमें फिर डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन समझना इंतहाई आसान हो जाता है। जो डाउन रेगुलेशन होती है वो एक्चुअली एगोनिस्ट के साथ रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है और वो क्रोनिकली या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एगोनिस्ट ड्रग खा रहा है। जब वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एगोनिस्ट ड्रग खाता है तो सेल्स क्या करते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी नेचर रखी है कि ये अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अपना बैलेंस मेंटेन करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि उसका सेल मुसलसल एक्टिवेटेड स्टेज में रहे, वो ज्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देता रहे। इसलिए वो क्या करती है, वो डाउन रेगुलेशन करती है। और डाउन रेगुलेशन क्या होता है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। जो एगोनिस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, उसकी नंबर कम हो जाती है। और ये किस तरह कम होती है? ये इन तीन तरीकों से कम होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है और ये बंदा जो है एगोनिस्ट ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये क्या करता है, या तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको इंटरनलाइज करता है। ये सेल जो होता है इनको एक्सप्रेस नहीं करता, इनको वापस अपने अंदर ले आता है। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स शो हो रहे होते हैं उनको वापस अपने अंदर सिक्वेस्ट्रेशन करता है, अपने अंदर उसको लाता है ताकि वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच ना हो सके। दूसरा, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी डिग्रेडेशन भी वो लाइसोसोम के थ्रू स्पीड अप कर देता है, ताकि रिसेप्टर्स अवेलेबल ना हो तो वो जो एगोनिस्ट का एक्शन होगा वो नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या करता है कि जो प्रोडक्शन होती है रिसेप्टर की वो भी रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है। तो इस तरह लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एगोनिस्ट हमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स है वो कम कर देते हैं इन तीन प्रोसेसेस के जरिए। सर्विस रिसेप्टर्स को अंदर ले आता है सेल अपने अंदर, या उसकी डिग्रेडेशन को वो स्पीड अप कर देता है, या उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो जब रिसेप्टर की नंबर कम हो जाएगा, रिसेप्टर अवेलेबल नहीं होगा, तो हमारे पास जो एगोनिस्ट का इफेक्ट होगा वो कम आएगा। इसी तरह सेल्स चाहते भी यही है कि उनकी होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। इसमें जो हमारे पास फेमस एग्जांपल्स है, अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट को लॉन्ग टर्म के लिए खाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इसके रिसेप्टर्स को कम करेगा। बीटा 2 एगोनिस्ट के रिसेप्टर जो है उनकी जो प्रोडक्शन होगी या उनका जो नंबर होगा वो डिक्रीज होगा या कम होगा। सेम जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वो है निकोटीन रिसेप्टर्स की। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्रोनिक स्मोकिंग, तो उनमें जो निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होंगे वो कम होते जाएंगे वक्त के साथ। तो इस तरह जो ह्यूमन बॉडी है वो अडेप्टेशन करती है, अपने अंदर डाउन रेगुलेशन करती है। जो दूसरा फिनोमेना है वो अप रेगुलेशन है, वो एंटागोनिस्ट के साथ रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बॉडी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए या क्रोनिकली ऐसे ड्रग्स खा रही है जो एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट पर हमने डिटेल बात की थी पिछली वीडियो में। तो ये क्या करते हैं, जो एंटागोनिस्ट जो होते हैं, तो ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स करते हैं, जिसको फिर अप रेगुलेशन कहा जाता है। ये इंक्रीज क्यों आता है? ये इंक्रीज इसलिए आता है कि ये जो सेल्स होता है ये चाहता है कि अपना नॉर्मल एक्शन वापस रिस्टोर करे, क्योंकि एंटागोनिस्ट तो जो रिसेप्टर के साथ जब अटैच हो जाए तो उस सेल को नॉर्मल फंक्शन करने नहीं देता। तो इसलिए सेल्स ये चाहता है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन दोबारा रिस्टोर करे, दोबारा अपने अंदर पैदा करे। तो ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स करता है। और इस फिनोमेना को फिर क्या कहा जाता है? इसको अप रेगुलेशन कहा जाता है। ये किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेल है और ह्यूमन सेल है, और ये बंदा जो है क्रोनिकली एंटागोनिस्ट कर रहा है। तो इस सेल के पास एक फैक्ट्री ऑफ रिसेप्टर्स होती है उसके अंदर। तो ये क्या करता है, ये इस फैक्ट्री से रिसेप्टर्स को जो होता है बाहर एक्सप्रेस करवाता है। जब बाहर एक्सप्रेस करवाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हमारे पास इंक्रीज होते हैं, और ड्रग के लिए या एगोनिस्ट के बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, जो डिग्रेडेशन होती है बिल्कुल जो डाउन रेगुलेशन है उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है।
जो डिग्रेडेशन ऑफ द सेल्स होती है उसको रिड्यूस कर देता है, सॉरी डिग्रेडेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो जब रिसेप्टर्स कम डिग्रेड होंगे तो भी हमारे पास नंबर इंक्रीज होता है। और इसके अलावा जो तीसरा फिनोमेना ये करता है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है थ्रू जीन्स। प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज होती है और इस तरह जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं वो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। और इस इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को फिर क्या कहा जाता है, इसको अप रेगुलेशन कहा जाता है। इसमें जो हमारे पास फेमस रिसेप्टर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम बीटा ब्लॉकर्स लॉन्ग टर्म के लिए कहेंगे तो ये क्या करेगा, ये इन बीटा रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन या इसके नंबर को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा अगर हम एंटीसाइकोटिक्स बहुत ज्यादा वक्त के लिए कहेंगे, लॉन्ग टर्म हम कहेंगे एंटीसाइकोटिक्स, तो ये क्या करेंगे, ये डोपामीन रिसेप्टर्स को इंक्रीज करेंगे। डोपामीन रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज होगा और अप रेगुलेशन ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स ये करेंगे। तो ये दो फिनोमेना है रिसेप्टर्स के हवाले से। और इसके आगे जाकर हम, और ये जो अप रेगुलेशन है, ये जो विथड्रॉल सिम्टम्स आप लोग सुनते आते हैं कि ये ड्रग एब्रप्टली विथड्रॉ नहीं करनी या विथड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे आपको, तो वो इस अप रेगुलेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स में नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही आप एंटागोनिस्ट को स्टॉप करोगे तो वो एगोनिस्ट उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा और आपको जो उसके इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा फील होंगे, तो इसलिए उसको विथड्रॉल सिम्टम्स फिर कहा जाता है। उस पर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अच्छा, जो लास्ट वन है दैट इज डिसेंसिटाइजेशन। तो डिसेंसिटाइजेशन आसान है, ये इस तरह होता है कि जो जब भी कोई रिसेप्टर क्रोनिकली या लॉन्ग टर्म के लिए किसी एगोनिस्ट के साथ उसका सामना होता है तो ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये अपना रिस्पॉन्स जो होते हैं ये इसको रिड्यूस कर देते हैं। ये रिसेप्टर्स फिर रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स देते हैं, अपना पूरा का पूरा रिस्पॉन्स नहीं देते। और अगेन इस तरह सेल्स क्यों करते हैं या रिसेप्टर्स क्यों करते हैं, अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। तो ये इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक एगोनिस्ट आप क्रोनिकली कर रहे हो तो आपके जो रिसेप्टर्स होंगे उसके लिए उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और तो अपना रिस्पॉन्स है वो फुल रिस्पॉन्स नहीं देंगे बल्कि रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स देंगे। और ये किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म जो होता है, तो एक्चुअली इसमें एक्टिवेटेड हो जाते हैं वेरियस काइनेजेस, जिस तरह PKA है या PKC है या GRK काइनेजेस है। तो ये काइनेजेस क्या करते हैं, एक्चुअली फास्फेट ग्रुप्स को अटैच करते हैं रिसेप्टर के ऊपर। जब ये फास्फेट ग्रुप्स रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो उनमें फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, वो रिसेप्टर फिर बाइंड नहीं कर सकते, जी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर सकते, दूसरे इफेक्टर प्रोटीन्स के साथ वो बाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह वो जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इस फिनोमेना को फिर डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।